अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सुहा अफजल। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको आज का दिन यानी जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। होपफुली कि आपका ये पूरा हफ्ता बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की इसको बेहतरीन और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और आज भी यही फ़राइज़ हम सर अंजाम देंगे। लेकिन मैं अकेली नहीं, क्योंकि मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह, तो उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सोहा, वैसे तो जुमे का दिन आता और जुमे का दिन तो फिर वही सोच कि हाँ 2 दिन की छुट्टी है आपकी, लेकिन अगर इस्लामाबाद की हम बात करते हैं तो वही सुबह से कमाल की बारिश हो रही, और जिस तरह हब्स थी और जिस तरह गर्मी बनी थी, तो आज दोबारा ठंडी ठार हवाओं का रुख इस्लामाबाद की ओर है। और आज का मौसम वाकई में औसम है। अच्छा जी, मौसम मौसम है, और आप ये बात करके ना हमारे दिल पे बहुत ज्यादा जुल्म ढा देते हैं। वो इसलिए क्योंकि लाहौर साढ़े में दिल ते परेशान, छुरियां चलाइयां, वो भी मौसम की छुरियां लाहौरियां दी। चलाते हैं आप। और मौसम अगर लाहौर में बात करें तो इस बाइपोलर मौसम तो हमारी जान ही नहीं छोड़ा ना। गुलबर्ग में बारिश नहीं हो रही होती, जोहर टाउन में बारिश हो रही होती है, वो भी जोर और शोर से। बट ऑल दो इस बारिश से अब ज़्यादा जो हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ हब्स है, और हब्स से लाहौरिये जो है वो बहुत परेशान है। और तबीयत जो है हरमीत वो भी बहुत ख़राब हो रही है। मतलब आई एम इवन नॉट वेल टुडे। और ये जो मौसम है ये तब्दील होगा, एक आखिरी बारिश मानसून की होगी, उसके बाद ही आपकी तबीयत भी बेहतर होगी और हालात भी बेहतर होंगे, और उसके बाद मौसम भी बेहतर हो जाएगा। बट ऑल दो लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। आज के पूरे प्रोग्राम में 2 घंटे के रन डाउन में आपसे क्या क्या शेयर करेंगे, उससे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। टॉप ऑफ द ऑल, सबसे पहले हमको ऐसी खबर देंगे जो बेसिकली देखकर हम हैरान तो हुए हैं, लेकिन ये 2-3 खबरें ऐसी हमने एडिटोरियल में इकट्ठी की हैं कि वो मुझे लगता है कि दोनों एक साथ ही आप लोगों से शेयर कर देनी चाहिए। एक हम पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी एक लड़की है, मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कह सकते हैं, उसका जिक्र करेंगे। और ये बात करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अजीम शायर अहमद फराज, हर दिल अजीज़, और अगर हम नौजवानों की बात करें बेहद मकबूल, और उनकी अगर लाइफ की बात करें तो क्या ज़बरदस्त ज़िंदगी उन्होंने जी। 2008 में वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले और अब में नहीं रहे। आज जो है वो उनकी बरसी जो है वो मनाई जा रही है। जी हरमीत, अगर हम बात करें ना अहमद फराज, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात दुरुस्त की। अगर हम देखें, मैं अभी क्योंकि आज खास दिन है, फराज का जिक्र आपने छेड़ दिया, तो फराज साहब जो थे कमाल के शायर, खासकर नौजवानों की मैं बात करूं, जहां पे भी वो गए, एक तो उनकी डिमांड बड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। फराज की शायरी के हवाले से अगर सुहा बात की जाए ना, तो हमने ये देखा है कि उनका एक रुख देखा है, वो है रोमानी रुख है, और दूसरा रुख जो है वो कहीं ना कहीं दर्द है, तकलीफ है। और हर शायर की शायरी जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें ये तकलीफ, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आया होती हैं। लेकिन अगर रोमांस की बात की जाए, काफ़ी रोमांटिक शायरी उनकी है, और ख़ासकर नौजवान जो कॉलेज में कहीं इश्क में मुब्तला हुआ करते थे या होते हैं, तो आज भी एक दूसरे को या किताबों में फूल रखना और फूल के पत्तों का सूख जाना, उसकी वजह ये थी कि फराज ने पहला जो कलाम था उसका, जिस तरह सूखे हुए पत्तों फूल किताबों में मिले, इस तरह उनके बहुत सारे ऐसे मजमुआ है जिसके कहीं ना कहीं जोड़ के नौजवानों ने अपनी महबूबा को या उनके महबूबा ने उनको भेजा। तो ये सिलसिला तो चलता रहा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहला शेर जो उन्होंने 10वीं जमात में पढ़ा था, कोहाट से ताल्लुक़ था इनका, कोहाट में ये पैदा हुए, फिर आए पेशावर की तरफ, एडवर्ड कॉलेज में उन्होंने जो है अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और वहाँ पे ही लेक्चरार हुए। लेकिन पहला शेर इनकी 10वीं जमात में था, वो ये था कि इनके वालिद साहब अब इसके बड़े भाई के लिए जो कोट लेके आए, वो कोट बड़ा अच्छा था, लेकिन फराज के लिए जो कोट लेके आए वो मजे का नहीं था। तो फराज ने उस पर पहला शेर ये लिखा कि सबके वास्ते लाए हैं कपड़े सेल से, लाए हैं मेरे लिए कैदी का कंबल जेल से। ये तंज था और कहीं ना कहीं दुख था, तकलीफ थी। लेकिन बहरहाल उनकी शायरी का सिलसिला फिर शुरू हुआ, और आपको याद है कि एक शेर, जी 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 आप अर्ज करें, अगर आप शेर पढ़े तो शेर में इंटरप्शन नहीं कर सकती मैं, शेर सुना दें हमें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे पास क्योंकि मुझे मजमुआ बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं होती, आज थोड़े से हम देर से भी आए। लेकिन एक शेर जो शायद आपने कॉलेज के ज़माने, यूनिवर्सिटी के ज़माने या मैट्रिक के बेंच पे बैठ के भी सुना होगा अपने शायरों से, टीचर हजरात से, तो हम भी बड़ा सुना करते थे, और कहीं ना कहीं आस पड़ोस जो दोस्त हैं उनको भी सुनाया करते थे। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, क्या बात है, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को
बर्बाद करके करके देखते हैं। क्या सुना बात है दिन क्या में, सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जगनू ठहर के देखते हैं, क्या सुना बात है उसके बदन की त्राश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाहें कुतर के देखते हैं। क्या बात है क्या बात है। अब उसके शहर में ठहरें या कूच कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरें या कूच कर जाएं, कूच कर जाएं। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं। तो ये कमाल की क्या बात शायरी है थी हरमीत, जो आपने क्या शायद हम जबरदस्त सब ने अंदाज में सुनी पढ़े। है। आपने तो ये शेरो शायरी पढ़ दी, लेकिन आपको पता है अब मुझे तारीफ करने देना। एक तो आपकी और दूसरा अहमद फराज की इस खूबसूरत शायरी की। मतलब शायर होता तो बेबाकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बेबाकी से वो रोमांस हो या अपनी माशरती मसाइल हो, जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया, उसके बदौलत और उसकी बदौलत आज हमारे पास जो शायरी का मजमूआ मौजूद है, जिसको आज भी अगर नौजवान नस्ल पढ़ती है तो उससे बहुत कुछ सीखती है। अच्छा, उनकी खिदमात के पेश नज़र उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए, आदम जी, हिलाल इम्तियाज़ और सितारे इम्तियाज़। लेकिन आपको याद होगा मुशर्रफ के दौर में जब बहुत सारी उनकी पॉलिसी से मुखालफत पर इन्होंने हिलाल इम्तियाज़ वापस भी करने की कोशिश की, बल्कि यूँ कही कि वापस कर दिया था। तो उनका ये जो बहादुरी और बेबाकी थी ना, ये भी बड़ी उनकी शख्सियत का एक खासा थी और जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। बट आपने जो शायर पढ़ा है, आपकी भी फ़ैन फॉलोइंग कम नहीं है। जितने खूबसूरत अंदाज से और इतनी रोबदार आवाज़ से आप शायरी पढ़ते हैं, लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन इनका ये कलाम और इनकी ये गज़लें जो हैं वो किस तरह से गाई गई और कितनी मशहूर हुई, उस पर भी ये ज़रा अब सुने और फिर वापस आते हैं। क्या बात है, आप फिर से आप मुझे छोड़ के जाने के लिए, क्या ही खूबसूरत अंदाज़ और क्या ही खूबसूरत अशार। आज भी मुझे लगता है कि हम मेरे ख्याल से पूरा 1 घंटा भी मुसलसल अगर उनकी शेरो शायरी की बात करें और उनकी खूबसूरती की बात करें, जिस अंदाज से उन्होंने हर एक मकतब फ़िक्र के लोगों के लिए लिखा, मेरे ख्याल से कम है हमारा पूरा 2 घंटे का शो। बट ऑल दो आ चुके उनकी जो है वो बरसी मनाई जा रही है। 2008 में वो खालिक हकीकी से जा मिले, गुर्दे का आर्जा उन्हें मुब्तला थे वो उस वक्त, लेकिन आपको पता है वो बरतानिया गए, इलाज मुआवजा कराया, वापस आए, वो तंदुरुस्त हो गए थे। लेकिन उसके बाद दोबारा से जब ये मसला हुआ तो इस्लामाबाद के एक अस्पताल में वो अपनी जान की बाजी हार गए और अब हम में नहीं है। लेकिन उनका शायरी मजमूआ और उनकी बेबाकी और उनका लिखा हुआ हर एक कलम से जो भी कोरे कागज़ को भरा उन्होंने, वो आज भी हमारे बीच मौजूद है और हमेशा से पाकिस्तान को उन पे फ़ख्र रहेगा और वो हमारा कीमती एहसासा रहेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसी पाकिस्तानी बच्ची की टैलेंट को, उसके IQ लेवल को और उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जहानत को आपसे शेयर करना है, जिसका हवाला मैंने शुरू में आपको दिया था। मतलब ब्रिटिश पाकिस्तानी एक बच्ची है जिसने OA लेवल्स में जो है वो टॉप नहीं, टॉप के अलावा, टॉप तो चले बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन आइंस्टाइन से ज़्यादा किसी का IQ लेवल हो। कैन यू इमेजिन, आपने यही सुना होगा ना, मतलब किसी को तंज करना हो तो हम कहते हैं क्या तुम आइंस्टाइन हो, या अगर हमने किसी को तंज करना हो तो तुम्हारा IQ लेवल कितना है। लेकिन ये बच्ची जो है उसका IQ लेवल कहा जा रहा है कि आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। और अब ये ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा है जिसने O लेवल्स में इम्तिहान पास किया और आलमी रिकॉर्ड बनाया है, सब में A+ ग्रेड लेने के बाद। एंड अगेन ये पाकिस्तानी है, सो वी आर प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है और फ़ख्र की बात है। और वैसे मैं कल कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं सोशल मीडिया के थ्रू आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दुख होता है अपनी सारी पॉलिसियों के तहत। लेकिन जब हम देखते हैं, ग्राउंड पे देखते हैं, सुहा कमाल के टैलेंटेड बच्चे हैं, कमाल के लोग हैं हमारे पास जिनका IQ लेवल, अगर आप इनको देखें, इस बच्ची को देखें तो है तो हमारी पाकिस्तानी। और अगर आज पूरी दुनिया में एक टॉप पोजीशन पे अगर हमारे नौजवान जाते हैं तो फ़ख्र हमें इसलिए होता है, सीना इसलिए चौड़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जब मैं सोचता हूँ कि काश बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से ठीक हो सकती थी, और आज जिस तरह हम देखते हैं कि नामुनासिब हालात में भी हमारे नौजवान क्या से क्या कर जाते हैं, हालांकि ना कोई थपकी ना कोई सपोर्ट, उसके बावजूद आसपास माशरे में धुतकार भी, कहीं ना कहीं घर में भी ताने मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कर जाते हैं। आज अगर इस नौजवान लड़की को अगर आप देखें तो भाई इस कम उम्र में इतना कुछ अचीव करना ये बहुत बड़ी बात है, और सबके लिए हमें फ़ख्र इस बच्ची पर, इस बेटी पर, कौम की इस बेटी पर। और जाहिर बात है कि टैलेंट बहुत है, पॉलिश करने की बेहद ज़रूरत है। और एक बात जो आप कर रहे हैं उसको मैं दोबारा से करना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि 2006 में पूरी फैमिली जो है बरतानिया मुंतकिल होगी। महानूर इस बच्ची का नाम है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जहानत रखती है, और आपको पता है अदमीत पूरी दुनिया में जो ज़हीन लोग हैं उनकी जो परसेंटेज है वो सिर्फ 1% है, और आपको पता है उस 1% में महानूर जो है वो सिर्फ फहरिस्त है। तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए भी प्राउड की बात है, और उसकी फैमिली ऑब्वियसली वो भी बहुत फ़ख्र कर रहे होंगे। तो महानूर आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से बेस्ट ऑफ लक के मज़ीद भी आगे, चूँकि कहती है कि मैं डॉक्टर
करना चाहती हो और इंसानियत की खिदमत करना चाहती हो तो आपकी सोच बड़ी बेहतरीन है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करे और ये काम करने को आपको पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। सो वी आर डन विद आवर मोरियल फॉर टॉप स्टोरी। हमने एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वैसे जो समर वेकेशंस खत्म हुई ना हरमीत, उसके बाद बच्चे नई रूटीन पे आ रहे। और अगर हम इस पूरे हफ्ते की बात करें तो अम्मा अब्बा ने बहुत कोशिश की बच्चों की रूटीन सेट करने की, बट ऑल दो अगेन वीकेंड आ गया और वीकेंड पे तो सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं। वो इसलिए बिकॉज हमें पता होता है कि अगले 2 दिन छुट्टी है तो आज आराम से शो करेंगे और भरपूर शो करेंगे बिकॉज आगे 2 दिन छुट्टी है तो हमारी टीम थोड़ा रेस्ट करेगी। बट ऑल दो अगर हम बात करें आज की सेगमेंट की जो कि आपके लिए हम लेकर आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा, जैसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज। आज का डोज जो है वो इसलिए ज़्यादा इंथुजियास्टिक सा है बिकॉज आगे 2 दिन आपको ये डोज मिलना नहीं है, तो हमने सोचा कि आज ज़रा ऐसे हैवी डोज दे देते हैं आपको कि अगले 2 दिन आप इसको डाइजेस्ट कर सके। पहली खबर हम आपको देंगे बेसिकली अमेरिका से। अमेरिका से एक ऐसी खबर है हरमीत के अनोखी भी, और आपको देख कर होगा अच्छा भाई कुदरत है, कहीं भी कुछ भी कहीं भी किसी भी वक्त कैसे भी हो सकता है। वैसे जिराफ की अगर हम बात करें हरमीत, तो हमने किताबों में या रियल में चिड़ियाघर में एक ही तरह के जिराफ देखे, और आपको पता है नॉर्मली किसी का कद लंबा हो जाए तो हम कहते हैं तो जिराफा लग रहा है। मतलब हम तो इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, हम रिलेट कर रहे होते हैं कि देखो ये तो जिराफे जितना है। बट अब एक ऐसा जिराफा मैं आपको दिखाने लगी हूँ जिसके बॉडी टेक्सचर जो है, नॉर्मली आपको पता है अगर हमें बचपन में कहा जाता था कि आपने जिराफा स्केच करना है तो एक लंबी गर्दन हम स्केच करते थे और उसके बाद उसके जो पूरी बॉडी पे टेक्सचर बना होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कलर करना। लेकिन ये दुनिया में एक वाहिद नायाब किस्म का और बेदाग किस्म का जिराफा है जिसकी पैदाइश हुई है अमेरिका के चिड़ियाघर में। अम्मा जो है उसकी देखिए उसका टेक्सचर वही है बॉडी का, लेकिन इसकी गर्दन भी छोटी है और इसकी बॉडी पे वो टेक्सचर भी नहीं है, प्लेन बॉडी है। तो जनाब ये अनोखा और अजीबो-गरीब सा ये बच्चा पैदा हुआ है और लोग इसको बड़ा सराह रहे हैं और बड़ी ज़्यादा इसकी बिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं इस वीडियो के। बिल्कुल, वैसे काफ़ी नहीं बल्कि ज़्यादा मुनफरिद नज़र आ रहा है। वैसे अगर आप अमेरिका या दीगर ममालिक में देखें ना तो अफ्रीकन और गोरी की जब शादी हो तो जब बच्चा पैदा हो तो वो भी काफ़ी मुख्तलिफ होता है, तो इनका कम्बिनेशन भी कहीं ना कहीं इसी तरह मुझे लग रहा है। और जब चीज़ या कोई शक्ल या कोई थोड़ी बहुत चीज़ें मुनफरिद हों, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें कुदरती तौर पर आ रही हों और अचानक रद्द-बदल हो जाए मामला, तो फिर ध्यान भी उस तरफ ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल में आप देखें ना कि बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन हरमीत मुझे ये बताएं, आपने अगर इसका नाम रखना हो तो आप क्या नाम रखेंगे? मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन देती हूँ, 4 ऑप्शन आप समेत मेरी ऑडियंस को भी 4 ऑप्शन देती हूँ। अब देखिए बेसिकली ये कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा, इससे पहले जापान के जो दारुल हुकूमत है टोक्यो, वहाँ पर 1972 में एक ऐसा ही वाकया देखने में आया था जब एक प्लेन टेक्सचर वाला एक जिराफ जो है उसका बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन अब उसका नाम जो है वो आई डोंट नो क्या था, लेकिन अभी जो है ना वो उन्होंने टॉस करना शुरू कर दिया है अमेरिका के चिड़ियाघर ने कि 4 नाम दिए। तमाम देखने वाले जो वहाँ पर आते हैं उनको, व्यूअर्स जो आते हैं जो खासतौर पर चिड़ियाघर की सैर के लिए आते हैं, उन सयाहों को 4 ऑप्शंस दिए कि इन चारों में से आप नाम का वोट दें और जिसके वोट ज़्यादा हो जाएंगे हम वो नाम रख लेंगे। हरमीत नाम बताती हूँ। कैप्की पहला नाम है, आपने साथ साथ वोट करते रहना जो हमें देख रहे हैं। फरियाली दूसरा नाम है। हरमीत तीसरा नाम है शकीरी, शकीरा नहीं शकीरी। अच्छा, और चौथा नाम बहुत मजे का है, मुझे लगता है सारे पाकिस्तानी चौथे नंबर के लिए ही वोट करेंगे। चौथा नंबर है जमीला। अब क्या ही नाम है ना जमीला। जमीला, लेकिन वैसे शकीरी अच्छी लगा। अच्छा। आप जाएंगे ना जमीला शकीरी जमालो, मुझे तो आपको याद है वो शराबी फिल्म का एक गाना था अमिताभ बच्चन का, और नीली जमालो, वही ना? आपने याद करा दिया, अब याद आ गया होगा। अच्छा, ऑल दो मेरा वोट है जमीला के लिए। क्या ही खूबसूरत लगे ना कि अमेरिका के चिड़ियाघर में इसको हम जमीला कहना शुरू कर दें तो वो एक अलग ही वाइब, अलग ही फील आना शुरू हो जाएगी। बट ऑल दो लोग जो है फिलहाल वोट कर रहे हैं और जिसके वोट ज़्यादा हो जाएंगे फिर इसका जब नाम रख लिया जाएगा तो ये खबर हम आपको दोबारा से दे देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। हरमीत, इट्स नॉट एज ईजी एज पाई टू जस्ट ड्रेस अप योर सेल्फ और आके लाइव बैठ के शो कर लेना। आपको लगता है ये आसान है? कम ऑन, ये कैमरे की रेड लाइट ऑन होती है ना तो हम इंटायरली चेंज हो जाते हैं। कभी कभी जबान फिसल जाती है, कभी कभी हाथ फिसल जाते हैं और कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा अनयूजुअल हो जाता है कि आपको लगता है अच्छा टीवी पे आके बोलना आसान है। भाई इतना आसान नहीं है। ये बीबीसी के एक एंकर है जो कि इसकी लाइव एग्जाम्पल है। हरमीत, जैसे ओपनिंग होती है हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वार्म वेलकम, यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है काम। अब जनाब ये बीबीसी के होस्ट हैं, जब उन्होंने शुरू किया उन्होंने कहा आई एम वॉचिंग बीबीसी। नो नो नो, आई एम नॉट वॉचिंग, यू आर वॉचिंग बीबीसी। जैसे मैं आके कहूँ आई एम वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, भाई वाई आई एम वॉचिंग, यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। लेकिन क्या शानदार अंदाज में उन्होंने इसको मैनेज किया। कैसे मैनेज किया जरा आप भी देखें।
Hello, I'm watching BBC's. I'm Gareth Barlow. You're watching BBC News. We start in Australia. Hello, I'm watching BBC's. I'm Gareth Barlow. You're watching BBC News. We start. आए साथ ही डिनाइल में चले गए। No, 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 अरे, you're watching कमाल से फिर BBC। जैसे सारे टॉपिक को चेंज करना ये बड़ी महारत की कमाल बात है, है, लेकिन कमाल इसमें है। सबसे पीछे शरारत किसकी होती है आपको पता है? कौन होता है उस प्रोडक्शन शरारत? टीम जो कोई ना कोई ऐसी हरकत करके ऐसा म्यूजिक लगा के कहीं ना कहीं एंकर को कंफ्यूज बना देता है, वो हमारे प्रोड्यूसर साहबान होते हैं। जब न्यूज सेट पे हम बैठा करते थे तो वो चीज़ एक एक चीज़ जब याद आती है तो यकीनन ये शरारतें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, और कहीं ना कहीं आपने आपको फिर भी उसी तरह रखना होता है। सो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल काम भी आपने दोस्त फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कैमरा ऑन किया तो भैया पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एंकर के लिए तो जाहिर बात है यूज टू हो जाता है, लेकिन रेड लाइट जैसे ऑन होती है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अल्फाज आपको ख्याल भी रखना होता है, खासकर न्यूज़ जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि जाहिर बात है स्क्रिप्टेड है और अगर हमने चलना तो स्क्रिप्ट के बगैर ही चलना होता है, लेकिन वो स्क्रिप्ट अगर आगे पीछे हो जाए तो भैया अगर वो सोशल मीडिया पे चीज़ आती तो फिर भैया हरमीत, अक्सर लोग आपसे हमसे जरूर पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से देख के पढ़ते हैं। भाई कहाँ से देख के पढ़ते हैं? यहाँ से देख के पढ़ते हैं। हरमीत बाजी जो पढ़कर आते हैं वो यहाँ पर आकर अपनी स्लैंग समटाइम हम यूज़ करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वैसे बात करें जैसे आप लोग आपस में घर में अपने लिविंग रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं, बट लाइव और रिकॉर्ड इसमें बहुत फ़र्क होता है। अगर आप एक चीज़ रिकॉर्ड करते हैं वहाँ मार्जिन आ जाता है आपका कि आपने गलती की है और वो टेक कर ले, 1 टेक 2 टेक 3 टेक, लेकिन लाइव में जो आपने बोला वो गया, और जो गया फिर वो वापस नहीं आया, तो फिर जो वापस नहीं आया सोच समझ के बोलना रिकॉर्ड पड़ता का है। हिस्सा बन गया, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। तो जनाब ये स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, लाइव का हुस्न यही होता है। इट्स ओके, तो जाने दिया करें, गुजरने दिया करें। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो हमने आपको देनी है, हमने खबर नहीं देनी, आपको बताना है कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं विजिट करने का और घूमने फिरने का, तो ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो रातों को जागते हैं। वैसे तो आपको पता होगा लाहौर भी इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़ जो सारी रात जागते हैं, इस्लामाबाद सो जाता है। लेकिन अभी हम लाहौर इस्लामाबाद से निकल के आपको लेके चलते हैं दुनिया के उन शहरों में जो कभी नहीं सोते, जहाँ पर रातें ऐसी होती है कि अभी अभी दिन चढ़ा हो। सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं हरमीत न्यूयॉर्क का। ओ माय गॉड, द सिटी ऑफ लाइट्स। और अगर आप इर्द गिर्द देखें तो क्या बोर्ड्स, क्या बिल बोर्ड्स और क्या डिजिटल बिल बोर्ड्स होते हैं, उनकी लाइट से सारी रात क्लब्स हों, ये सारी रात अगर आपके रेस्टोरेंट्स हों, आपके कैफ़ेज़ हों, आप देखें हर चीज़ जाग रही होती है। और वहाँ पे वाकई जो लोग जाते हैं उन्हें लगता है कि यस द नाइट, द इवनिंग, वो जो न्यूयॉर्क सिटी में होती है वो दुनिया में कहीं नहीं होती। सो हाँ, वैसे अगर बहुत सारे शहर ऐसे हैं और ख़ासकर रात पे ज़्यादा फोकस आपने देखा है कि बहुत सारी सिटीज़ रात को ही खुली होती हैं। और आपको याद होगा कि एक सवाल, और जब हम पीटीवी का दौर था तो उसमें सवाल आया था कि रात भर कौन सा शहर 24 आवर खुला रहता है, तो वो कौन सा शहर था ये आपको भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं, लेकिन हमें इसलिए मालूम है कि मेरे गाँव के पास ही है, वो बिशाम का शहर था। अच्छा। क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर अंग्रेज़ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से आते थे, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते थे, तो वो बाज़ार 24 आवर खुला होता था। तो बिशाम का ये जो टाउन है इसके बाजार के हवाले से ये बात ज़्यादा मशहूर थी। लेकिन अगर आप देखें बाहर दीगर दुनिया के हवाले से तो बहुत सारे शहर रात को, क्योंकि जाहिर बात है कि रात के मुख्तलिफ ऐसे से इलाके होते हैं जहाँ पे ज़्यादा रश हमें देखने को मिलता है, और रात में एंजॉयमेंट खासकर संडे की जो नाइट होती है, बहुत कोशिश लोगों की होती है कि ज़्यादा जो रात है वो इसी तरह गली कूचों में और कहीं ना कहीं आसपास के इलाकों में गुजारी जाए। तो मेरे ख्याल में न्यूयॉर्क। अच्छा, आपने जो तस्करा किया वो तो क्या ही ज़बरदस्त था। अगर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की बात करें तो अभी तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपने इंटरनेशनल टूर करना है तो कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो रात को जागती हैं। अगर आप रात को भी वहाँ पहुँचे तो आपको दिन का सा समा ही नज़र आता है। खैर न्यूयॉर्क हमने बता दिया, अब आप आपको पेरिस बता देते हैं। पेरिस इज़ वन ऑफ दोस्त, काहिरा, इसके अलावा बैरूत, मोरक्को, हांगकॉन्ग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम मक्का की बात करें, क्या खूबसूरत शहर है। और अगर अकीदत की बात करें, यहाँ पर 24 घंटे कोई ना कोई हैपनिंग आपको नज़र आती रहती है, सारी रात सारा दिन आपको वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी नज़र आती रहेगी। ज़्यादातर लोग हरमीत ऑब्वियसली जो उम्रा करना चाहते हैं वो दिन में तो करते हैं, लेकिन अक्सर औकात तहज्जुद की अगर हम बात करें, अगर हम सुबह नमाज फजर की बात करें, तो अगर हम मक्का की बात करें तो लोगों का ये गुमान होता है कि रात को रश कम होगा, लेकिन ये गुमान करते करते सारे ही रात को निकल आते हैं। तो वो शहर है जो नहीं सोता, सारी रात शॉपिंग भी चलती है, तवाफ़ भी चलता है, लोग इर्द गिर्द घूमते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, और क्या ही खूबसूरत वहाँ पे समा होता है हमेशा रात के टाइम पे।
बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, ख़ासकर क्योंकि ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे लोग यहाँ से मुख्तलिफ ममालिक से गए होते हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है और वो है इबादत करने की। और बिल्कुल। फिर अगर इस वहाँ के एनवायरनमेंट की बात की जाए तो ज़ाहिर बात है वो सबसे बड़ी बात वहाँ पे कहीं ना कहीं आप जुड़े रहते हैं रब के साथ, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से आप दूर रहते हैं। तो मेरे ख्याल में सबकी ख्वाहिश होती है कि रात का जो टाइम है आप सुकून से आराम से अपनी इबादत कर सकेंगे। और फिर जब लोग रुख करते हैं, देखते हैं, तो आसपास तो वही मजमा आपको वही नज़र आता है जो दिन के टाइम। लेकिन दीगर शहरों की अगर बात की जाए तो फिर वहाँ की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक से जो आए लोग होते हैं, ख़ासकर जो काम करते हैं रात के औकात जो काम करते हैं, तो उस शहरों को भी हम इसी तरह देखते हैं कि वो भी पूरी रात वो शहर 24 आवर वो कहीं ना कहीं खुले हमें नज़र आते हैं। और हरमीत, आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अगर हम सियाहत की बात करें, जितना ज़र मुबादला टूरिज़म से ये मुल्क कमाते हैं, ये मतलब अगर हम बाकी ममालिक की बात करें तो ऑब्वियसली टूरिज़म वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक्सपैंड भी हो रही है, उनका ज़र मुबादला बढ़ है। लेकिन मक्का जो है इट्स लाइक टॉप ऑफ द ऑल। जितना ये सियाहत से अपना ज़र मुबादला कमाते हैं उतना कोई दूसरा मुल्क नहीं कमाता। ऑल तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट अगली खबर जो हमने आपको देनी है वज़ीर आज़म काकड़ साहब से। क्या खूबसूरत अंदाज में पिंजरा पुल बनाओ गा कर अपने अंदाज में बलोच गुलूकार ने ऐसी फरियाद की है कि कल से ये वीडियो टकाटक शेयर हो रही है और वायरल हो रही है। हम जरा आपको भी सुनाते हैं, पहले आप सुन लें, फिर हम जरा हरमीत पारी से इसका कमेंट लेते हैं, वो भी अच्छा कमेंट देंगे। जस्ट सुने ज़रा। हरमीत, अब आपकी बारी है, चले ओवर टू यू, दोबारा गा के दिखाएं। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि वहाँ की ये दर्द है, ये तकलीफ है जो शायर अपनी शायरी में अपने वज़ीर आज़म को ये फरियाद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए वज़ीर आज़म उनका, सेनेट का चेयरमैन उनका, फिर आने वाला चीफ जस्टिस भी बलूचिस्तान का, और वहाँ के बड़े बड़े वडेरे सरदार जो है सब चीजों पर मैं तनकीद भी थोड़ी सी कर लूंगा हल्की फुल्की, क्योंकि वहाँ के पुल की हालत मैंने देखी है, अस्पतालों की देखी है, स्कूल की देखी है, सब पे वडेरे सरदारों का कब्जा है। तो इन कब्जा छुड़ाने के लिए काकड़ साहब को थोड़ा सा इकदाम उठाना होगा, क्योंकि बाप पार्टी से जो है बहुत सारा उनकी हुकूमत का दौर वहाँ पे रहा है और बहुत ज़्यादा फंडिंग भी उनको कहीं ना कहीं मिलती है। लेकिन अगर ये फंड इन लोगों पे लगाई जाए तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। एजुकेशन सिस्टम उनका अगर बेहतर होता है, हेल्थ सिस्टम बेहतर होता है। लेकिन ये फरियाद बड़े मजे की और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काकड़ साहब को ये पहुंचाई है। किसी भी वज़ीर आज़म का नाम इसमें कोट करते तो मेरे ख्याल से हरमीत इतना सूट ना करता। जो काकड़ साहब का नाम सूट कर रहा है ना इस गाने में, वही जरा इस गाने की चर्च है जो लोग ले रहे हैं और इसको धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं। बट ऑल दो हमने लेनी है क्विक सी ब्रेक के बाद हम आएंगे पॉलिटिकल सिनेरियोस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस डोंट गो अवे, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो $1 मिलियन क्वेश्चन इज के इंतखाबात कब होंगे, और इस सवाल का जवाब चाहे सदर पाकिस्तान का खत हो या फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला, ये पेंडिंग पर ही चल रहा है। बट ऑल दो इस पर हम बात कर लेते हैं क्योंकि नून लीग की जो क़यादत है वो शायद इसके बारे में ज़्यादा बेहतरीन जवाब दे सके। राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा है PMLN के, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर एड्रेस कीजिएगा इस चीज़ की कि अगर हम सदर पाकिस्तान के ख़त की बात करें या इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात करें, बट ऑल दो नून लीग की जो क़यादत है वो क्या चाहती है, इंतखाबात कब होंगे या यूँ कहीं कब होने चाहिए, क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाने चाहिए। यानी कि डीलिमिटेशन अगर जो है वो 3 से 4 माह उसके लिए दरकार है तो उससे अगले 60 दिनों के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है। ये अच्छा सर, एक और चीज जो हमने जो महाज देखा, यानी आपका जो महाज था खास तौर पर PTI के खिलाफ, वो तो हमने देखा काफी अरसे से, अपोजिशन भी आप लोगों ने बड़ी खूब की, फिर हुकूमत का मजा भी लिया। क्या अब जो इंतखाबात आ रहे हैं PDM का ये इत्तेहाद इसी तरह कायम रहेगा? देखिए, मुस्लिम लीग नून का एक कोalition हुकूमत थी, उसके अंदर सब जमातें साथ थी। पाकिस्तान के जो कह लें कि एक पाकिस्तान को की ज़रूरत थी कि सियासी जमातों का इत्तेहाद हो और मुल्क की एजेंडे के ऊपर सब इकट्ठे हों, तो हम इकट्ठे थे। क्या हम लोग आगे भी इसी शक्ल के अंदर इलेक्शन लड़ेंगे, इसका फैसला नहीं हुआ और इसके इम्कानात भी बहुत कम है। हम समझते हैं कि इलेक्शन हम अपने मैनिफेस्टो के ऊपर लड़ेंगे और लेकिन क्या किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, और अगर हुई तो वो किस स्केल पे होगी, ये फैसले तब होंगे जब इलेक्शन करीब आ रहा होगा। लेकिन इस वक्त तक इसी चीज के इम्कानात हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने मैनिफेस्टो के ऊपर बगैर सीट एडजस्टमेंट के इलेक्शन लड़ेंगे
और हम समझते हैं कि बाकी जमातें भी जो है वो अपने अपने मैनिफेस्टो पे लड़ें। ठीक है, इसके अगर आपने सीट एडजस्टमेंट की बात की तो स्पेसिफिकली मुल्क भर में खासतौर पर अगर हम बात करें पंजाब में, तो वहाँ के जो वोटर्स हैं या वहाँ के जो लीगी वर्कर्स हैं वो खासतौर पर ये सोचते हैं कि पीपी में जो सीट एडजस्टमेंट है वो हो सकती है। नून लीग के लिए कितनी फ़ायदेमंद, कितनी नुकसानदेह हो सकती है, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? देखिए अगर सीट एडजस्टमेंट होनी है तो वो एक सूबे में नहीं होगी, वो पूरे पाकिस्तान में होगी। बिल्कुल और ठीक। क्या जो है पीएमएलएन की ऐसी कोई ज़रूरत है कि सिंध के अंदर उसको सीट एडजस्टमेंट दरकार हो पीपल्स पार्टी से? और क्या पीपल्स पार्टी लाड़काना या जहां वो स्ट्रांग है वहां सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है? मेरा नहीं ख्याल वो तैयार होगी। तो फिर पीएमएलएन जो है वो पंजाब के अंदर जहां उसका स्ट्रांग होल्ड ठीक है है। वहां सीट एडजस्टमेंट किस बेसिस पे करे? ये वो सारे सवाल एक और हैं चीज कि जिनको जेरे गौर रख के फैसला करना होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएमएलएन जो है पंजाब के अंदर जो उसका स्ट्रांग होल्ड है वो सही। सीट एडजस्टमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी से करेगा। इसके इम्कानात ना होने के बराबर। ठीक है, ना होने की चीज जो हमने देखी कि इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कि जो फैन फॉलोइंग है या वोटर है वो सिर्फ उन्हीं का है, और नून लीग कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी है, वोटर भी उनसे जुड़ा हुआ है। और हम गुज़िश्ता कई सालों से देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ साहब नहीं आते तो पार्टी पर कितने पार्टी को उसका नुकसान होगा या कामयाबी के जो इम्कानात है वो आपको कितने लगते हैं सर? देखिए हरमीत साहब, ऐसा मैं नहीं समझता मुमकिन है। मियां साहब ने तो जो है सितंबर की वापसी का प्लान किया हुआ है। उसकी ठीक है, फाइनल प्लान डेट किया सितंबर में होती है इंशाल्लाह ताला। इसका ऐलान अभी आजकल मीटिंग्स चल रही हैं लंदन के अंदर। दीगर लीडर्स जो हैं पीएमएलएन के वो वहां पहुंचे हुए हैं और ये जेरे बहस है कि मियां साहब की वापसी कब होगी। लेकिन जाहिर सी बात है इलेक्शन की कैंपेन मियां साहब ही लीड करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो एज अ वर्कर मैं समझता हूं कि अच्छा, उसका वापस- नुकसान पहुंचेगा पीएमएलएन को। इसलिए ऐसा नहीं होगा। ठीक। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो बोगस केसेस हैं वो भी खत्म होंगे बोगस और केसेस हैं। इंशाल्लाह ताला वो हमारे दरमियान होंगे और ठीक है। इलेक्शन की कैंपेन लीड सर करेंगे। वो आएंगे कब के बारे में तो देखिए बहुत पहले से बात की जाती थी कि मिड ऑफ सितंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो आ जाएंगे। बट ऑल दो एक और $1 मिलियन क्वेश्चन ये है नून लीग की क़यादत समेत पूरे पाकिस्तान के लिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ का वोट बैंक नून लीग में जो है वो किसी और का नहीं है। और शहबाज शरीफ भी बारहा कह चुके हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नवाज शरीफ ही होंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं? बहुत सारे हलकों में ये बात की जा रही है कि नहीं, शहबाज शरीफ ज़्यादा मौजू हैं। तो आप क्या मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम नून लीग? देखिए मैं समझता हूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब ने खुद मियां नवाज शरीफ का नाम लिया है तो वही उम्मीदवार होंगे। सो देखें हमारी जमात के अंदर जो हमारे कायद हैं वो मियां नवाज शरीफ ही हैं। और हर बंदे की ख्वाहिश है पीएमएलएन के अंदर जितना भी बड़ा लीडर हो कि मियां नवाज शरीफ जो कि पहले भी इस मुल्क को बहुत बड़े बड़े मुश्किलात से निकाल चुके हैं, चाहे वो न्यूक्लियर धमाके हों, चाहे वो जिस तरह जो आईएमएफ का पिछला मुआहदा था उसको दुरुस्त किया, तब अंधेरों में मुल्क डूबा हुआ था, गैस की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी। तो सारे मामलात को उन्होंने बेहतरीन तरीके से देखा। और हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के लिए करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं, तो वही मौजू लीडर होंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। और इसका फाइनल फैसला भी जो है कि हमारी पार्टी से कौन कैंडिडेट होगा वो मियां नवाज शरीफ का ही होगा। जमात का फैसला सर एक और चीज जो हम आगे ठीक है जी हरमीत। हाँ सर, एक और चीज जो हमने देखी है कि ख्वाहिशात का बड़ा अंबार रहा है। हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो अपने साहबजादे को भी वज़ीर आला के मनसब पे देखना चाहते थे, मौलाना साहब अपने केपीके में देखना चाह रहे हैं। ऐसे में अगर हम देखें नवाज शरीफ साहब के बड़ी करीब है मरियम नवाज साहिबा, उनकी साहबजादी, और कहीं ना कहीं पार्टी को लीड भी वो करती हैं। आपको क्या लगता है सर कि मुस्तकबिल क्या होगा मरियम नवाज साहिबा, और वो मरकज को से आएगी या कहीं ना कहीं सूबे का जो के मामलात हैं उसके जिम्मे ही होंगे? कहां से लीड करेंगी? देखिए मरियम नवाज तो मुस्तकबिल है मुस्लिम लीग नून का। मरियम नवाज ने मुश्किल तरीन वक्त में पार्टी की जो है वो दौड़ संभाली, पार्टी को बेहतर। पीडीएम के वक्त भी जब हम ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने क़यादत की, नुमाइंदगी की पीएमएलएन की तरफ से। आज भी कोई उनको जो चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि उनको फलों की टोकरी दे दी गई है। इसमें बड़ी मेहनत और काविश वो कर रही हैं और पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला
इसका फैसला मियां नवाज ठीक है शरीफ राना करेंगे एहसान कि अफजल, वो थैंक यू सो मच। वजारत गुड मॉर्निंग पब्लिक। और एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बहुत अरसा मंजर आम से गायब भी रही हैं मरीम नवाज साहिबा, लेकिन नवाज शरीफ के वापस आने से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी नून लीग की क़यादत में भी और मुल्क की सियासत में भी। हमने एक ब्रेक ले ली, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और इस पर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है कि मीत वी गॉट आवर टीम, क्योंकि हम इसको वार्म अप सेशन कह रहे थे अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मैच था कि चलिए एशिया कप की हम कर रहे हैं तैयारी, बट ऑल दो अगर हम बात करें कल के मैच की तो वही नसीम, वही फारूकी, वही आखिरी ओवर, क्या ज़बरदस्त तरीके से हमने जीता और उसके बाद नसीम शाह जो है उनकी क्या वाह वाह हुई। लेकिन ऑल दो हम बात ये कर रहे हैं अपनी टीम की और इस बेस्ट कॉम्बिनेशन की हम बात कर लेते हैं। शुएब जट हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी मुबारक हो कल की जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक टू। अब बताएगा कि एशिया कप के लिए हमारी तैयारी अब आपको लगता है पूरी है या फिर भी कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि हम इसे जो है वो वार्म अप सेशन कह रहे थे, लेकिन अब ये वार्म अप सेशन से वेकअप सेशन बन गया है। एक अच्छी बात है कि आपको वेकअप कॉल मिल गई है, आपको पता चल गया है कि किसी भी ओपोनेंट को आपने बहुत ज्यादा कमजोर नहीं समझना, क्योंकि कमजोर ओपोनेंट भी जो है वो अब भारी पड़ सकता है। अभी रिसेंट में हम देखते हैं तो वर्ल्ड कप में का सेमीफाइनल आपने देखा होगा कि वहाँ पे हॉलैंड की टीम, नीदरलैंड जिसे कहते हैं, उन्होंने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी थी, जिस वजह से फिर पाकिस्तान आगे थूक गया था। इसके बाद अभी यूएई में न्यूजीलैंड को यूएई ने हरा दिया, उससे पता चलता है यही बांग्लादेश जो है वो ये बांग्लादेश जो है वो अफगानिस्तान के हाथों हारी थी। और अब कल का मैच देखें किस तरीके से नेल बाइटिंग मैच बन गया था, ऑल्दो कि इतना मुश्किल मैच नहीं होना चाहिए था जितना सीधा विकेट था। तो अब पाकिस्तान को तमाम तर तैयारियां जो हैं उसको, तमाम एक्सपेरिमेंट जो है वो खत्म कर देने चाहिए। जो आपने वर्ल्ड कप में टीम खिलाई है वही आपने अफगान सीरीज में खिलाई। सऊद शकील बेंच पे बैठे रहे, फहीम अशरफ बेंच पे बैठे रहे, अब मौका देने की जरूरत नहीं है। अब आपने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के आपने तमाम चीजों को चेक करना था। शुएब, एक और चीज जो हमने देखी, खासकर जो स्पिनर हैं अफगानिस्तान के, उससे कबल आपने मैच में देखा जिस तरह उन्होंने विकेटें गिराई, कमाल की विकेटें गिराई, तारीफ करनी पड़ेगी। फिर कल का जो मैच है अगर इसमें देखें कोताहियां, गलतियां अगर होती, अगर आप मैच जीत जाते हैं तो सारी चीजों पर पर्दा पड़ जाता है। लेकिन कमियां क्या हैं, कोताहियां क्या हैं? कल के मैच को अगर आप देखें कि बड़े मुश्किल से, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े मुश्किल हालात तक हम पहुंचे, और फिर अगर विकेटों की बात की जाए तो विकेटें बड़ी मुश्किल से टिक पा रही थी, वो आपने देखा पाकिस्तान की। हरमीत, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें देखें, उन पर सवाल पुट करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी ऐड कर दूँ। वो ये कि अगर हम टीम के कॉम्बिनेशन की बात करें और हम कल की अगर पिच की डिस्कशन की बात करें तो हरमीत आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर लैग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ डेफिशिएंसीज हैं, उन पर तो हमें काम करना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे थे कि अगर हम लास्ट मैच देखें जो कि पाकिस्तान यकीनन जीता था, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि पिच बहुत फेवरेबल किस्म की है। लेकिन कल जब अफगानिस्तान ने खेलना शुरू किया और 300 तक पहुंचे तो हम उस वक्त ही कहना शुरू हो गए थे कि नहीं 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 सॉरी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो हरमीत का सवाल है उसी को दोबारा से जो है ना वो आपके सामने रखते हैं शुएब, कि हम अगर बात करें टीम कॉम्बिनेशन की तो आपको क्या लगता है कि भी इस वक्त हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ डेफिशिएंसीज और लूप होल्स हैं, इसको कवर करने की ज़रूरत है फॉर एशिया कप स्पेसिफिकली एंड फॉर दीज ऑल मैच जो कि हो रहे हैं? पहले तो माजरत उम्मीद कर के लाइन ड्रॉप हो गई थी, लेकिन मैं उनका सवाल सुन लिया था और आपने भी इसमें ऐड कर दिया। देखिए, अब जो है वो हमें इस पे तवज्जो नहीं देनी कि कहाँ कहाँ खामियां रह गई हैं, कहाँ कहाँ हम तब्दीली कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछले 2 साल जिस टीम पे इन्वेस्ट किया है आप उसी टीम पे अब बिलीव करना होगा। एशिया कप सर पर खड़ा है और एशिया कप जैसे ही खत्म होगा तो वर्ल्ड कप के लिए आपको चले जाना है। तो अब अगर हम तब्दीलियां करने जाएंगे फिर एक एक्सक्यूज बन जाएगा कि नए लड़के थे, उनको मुश्किल थी। अब जिस टीम को 2 साल दिए हैं उस पर बिलीव करें, जाएं, आगे बढ़ें। कल 300 जो रन बने थे, यकीन करें जिस तरह का विकेट था, मुझे लग रहा था कि 4-5 विकेटों पे पाकिस्तान जो है ना इस स्कोर को हासिल कर लेगा और शायद 2-3 ओवर पहले ही हासिल कर लेगा, क्योंकि बड़ा सीधा सा विकेट था वहां पे। ना उनके बॉलर को हेल्प मिली, ना हमारे बॉलर को हेल्प मिली। उसके बावजूद कितना नेल बाइटिंग मैच होना, अफगानिस्तान को भी आपको इसका क्रेडिट देना होगा और हमारी टीम को भी देखना होगा कि नसीम शाह पर गया मैच, उसने अपने नर्व पे काबू पाया, प्रेशर सिचुएशन हैंडल की। फिर उससे पहले शादाब की बारी जिस तरह की थी, फिर अफगानिस्तान ने, देखिए बहुत सारे लोग उसको तनकीद का निशाना बना रहे जिस तरह शादाब को आउट किया गया।
लेकिन अब ये पार्ट ऑफ क्रिकेट है, हमें इससे बाहर आ जाना चाहिए, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसमें कोई आउट ऑफ द लॉ काम नहीं शुभ एक और चीज जो हमने देखी वो खासकर अगर हम अपने फास्ट बॉलर की बात करते तो कहीं ना कहीं हमें उनकी जानिब से उनकी जो पारी होती है कहीं ना कहीं विकेटें आई जाती है, बल्कि आई जाती हैं। स्पिनर की अगर हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के स्पिनर टूट रहे हैं हमारे बैट्समैन पर और विकेटें जिस तरीके से ले रहे हैं, कहाँ आपको कमियां लग रही हैं स्पिनर के हवाले से, और किसको खिलाना चाहिए स्पेशली? देखिए अभी मैंने बताया ना कि कल ही इन्होंने नया तजर्बा किया कि 2 लेगीज के साथ चले गए, ठीक है ना। परसों के मैच में भी ऐसे ही रखा हुआ था इन्होंने। परसों तो वो विकेट ऐसा था कि जिससे बैट्समैनों को हेल्प नहीं मिल रही थी। इसी वजह से आप देखेंगे उनके बॉलर ने अगर पाकिस्तान को मुश्किल डाली तो पाकिस्तान ने उनका तिया पांचा ही लपेट दिया, तो हमारे स्पिनर्स की बारी ही नहीं आई थी। अगर हमारे स्पिनर्स की बारी आती तो आप देखते कि हमारे स्पिनर्स भी उनके गले पड़ जाते। ट्रैक का मसला था, कल वही बॉलर से वही टीमें थी, कल क्यों नहीं ऐसा हुआ, कल क्यों रन के अंबार लगे, क्योंकि ट्रैक बिल्कुल सीधा हो गया था। तो हमारे जो स्पिनर्स हैं, आप 4 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे हुए हैं, 1 स्पिनर आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, तो आपके तमाम वेपन पूरे हैं। अब बात ये नहीं है कि हमने किसको तब्दील करना है, अब काम ये है कि जिसको मौका दे दिया है वो एग्जीक्यूट करे उस प्लान को, वो एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे। तो मुझे यकीन है इस सीरीज से आपको जो वेकअप कॉल मिल गई है कल वाले मैच से, अब आने वाले मैचेस में आपको जो है संभलना भी होगा और आगे भी बढ़ना होगा। एशिया कप में भी आप ये गलती ना कीजिएगा कि किसी भी टीम को आप छोटा लें। मैंने अभी शुरू में आपको एग्जांपल दे दी थी कि किस तरीके से यूएई की टीम ने न्यूजीलैंड जैसी टीम को हरा दिया। तो अगर कल को आप नेपाल से भी टकरा रहे होंगे तो आपको ये नहीं सोचना कि ये नेपाल की टीम है, आपने गो फॉर किल के लिए जाना है, गो फॉर विन के लिए जाना है। तो यकीनी तौर पे एक और चीज जो हम देख रहे हैं, ज्यादा तनकीद जो है वो एक तरफ इस पे भी हो रही है कि सलमान आगा की बात की जाए, सऊद शकील की बात की जाए, तो ये कहा जा रहा है कि एक तो नंबर के हवाले से और फिर ये कहा जाए कि क्यों जो है जिसको सेलेक्ट किया गया था क्यों खिलाया नहीं जा रहा। इस पर आप तबसरा करने कैसे? देखिए मैं तो इस फेवर में हूं कि जब आपने 2 साल जिन लोगों को मौका दिया अब उन्हीं लोगों को मौका दें। सऊद शकील को अगर पहले मैच में आप देखें जितना मुश्किल विकेट था और जिस तरह वो बॉलर्स को स्पिनर्स को खासतौर पे हेल्प कर रहा था, अगर सऊद शकील वहां होते और वो जल्द आउट हो जाते तो फिर ये बात होती कि यार देखें उसको मौका मिला लेकिन उसका टेम्परामेंट ही नहीं था। तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज वाला मामला होता है, बेहतर करती है कुदरत। तो अब नहीं किसी को मौका देना चाहिए, अब आपको जाना चाहिए इसी टीम के साथ ताकि जब 2019 का वर्ल्ड कप आप अल्लाह करे जीते तो हम सेलिब्रेट करें, और खुदा ना खास्ता रिजल्ट अगर थोड़े नीचे आए तो हम आपसे जवाब तलबी तो करें ना कि जी आपने अपनी मर्जी की टीम खिलाई, आपने लड़कों को बेंच पे बिठा के रखा, तो जिनको आप लेकर जा रहे हैं उन्हीं के साथ खेलें। और सऊद शकील का एक और बात देखें कि सऊद शकील को सिर्फ इस सीरीज के लिए रखा गया था, अफगानिस्तान सीरीज के लिए, यानी कि क्लियर मैसेज था कि वो ना एशिया कप खेलेंगे ना वर्ल्ड कप खेलेंगे। जब एक लड़के ने ना एशिया कप खेलना है ना वर्ल्ड कप खेलना है तो फिर उस लड़के को 2 मैचों में मौका देके हम क्या करना चाह रहे थे? तो नहीं करना चाहिए। तो सही कप्तान ने स्ट्रेटजी अपनाई है। कल को आप और मैं पूछ तो सकेंगे ना कि भाई टीम आपकी मर्जी की थी, आपने अच्छा किया है, लिहाजा हम आपके साथ खड़े हैं। अगर रिजल्ट ऊपर नीचे है तो भाई हमें जवाब देंगे ये क्या हुआ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपकी भी एनालिसिस था। ऑब्वियसली पूरी कौम इस वक्त पैरेलल ही चल रही है और साथ ही पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, क्योंकि कल की जो विक्ट्री है उसके बाद एशिया कप को लेके जो हमारी अभी पॉजिटिव अप्रोच है, जो प्रेडिक्शंस है, वो काफ़ी हद तक टीम जो है वो सही भी साबित कर रही है। बट ऑल दो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, और ये क्रिकेट का बुखार जो है वो 30 के बाद तो फुल ऑन होने वाला है, लेकिन अभी प्रोग्राम को हमने आगे बढ़ाना है। एक ऐसी रिपोर्ट आपसे शेयर करनी है जो कि सवाद से है। कुरान पाक का कलमी नुस्खा जो है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में वहाँ पर सेव किया गया है, और अगर आप सवाद जाते हैं, आपका प्लान है तो उसको ज़रूर देखिए। लेकिन एक ज़बरदस्ती हमारे पास रिपोर्ट है, पहले हम आपसे वो शेयर करते हैं। जस्ट हैव अ लुक दिस रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद का सबसे बड़ा कलमी नुस्खा सवाद में ज़ियारत के लिए लाया गया है। इस कुरान मजीद की लंबाई 41 फुट और चौड़ाई 8.5 फुट है। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल ये कुरान मजीद दुनिया का सबसे बड़ा कलमी नुस्खा है जो बातर्जुमा लिखा गया है। हाँ, कुरान मजीद जो है इससे आपको पता है कि दिल की सुकून जो है वो कुरान मजीद को तिलावत करने से होती है, कुरान मजीद को देखने से होती है। तो हम सारे इलाके के लोग को भी दावत देते हैं कि आप यहाँ पर आए और ये इस कुरान मजीद की ज़ियारत करें। ये दुनिया की सबसे बड़ी
कुरान मजीद है कलमी यानी हाथ से लिखी गई बाबर तर्जुमे के साथ। पीर हैदर अली शाह ने बड़ी खूबसूरती के साथ 425 दिनों में इस कुरान मजीद को मुकम्मल करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। अल्लाह ताला की इस बड़ी किताब की ज़ियारत के लिए दूर दूर से लोग यहाँ सवात चले आते हैं। इस कुरान शरीफ को 13 रजब हज़रत मौला अली करमल्ला वजल करीम आपकी यौम विलादत में शुरू किया गया है और एक रमज़ान दरमियान में है। दूसरी रमज़ान की 27वीं रात को जो लैलतुल क़द्र की रात होती है, आका मौला सल्लम के हजूर इसको पाकिस्तानियों की तरफ से पेश किया गया है। इसकी एक सफ़े की जो लंबाई है ये 41 फुट है, चौड़ाई इसकी 8.5 फुट खुल के हो जाती है, 31 सफ़ात हैं। इस बाबरकत किताब को बड़ी खूबसूरती और मुख्तलिफ रंगों में तर्जुमे के साथ लिखा गया है जो देखने वालों के दिलों को सुकून बख्शता है। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। वाह हरमीत, बहुत खूबसूरती से, और बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे और आपको पता है कितनी बड़ी तादाद में इर्द गिर्द इकट्ठे थे सिर्फ इस नुस्खे को देखने के लिए। और यकीनन अगर आप देखें तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हैरान कुन लग रहा है। आप ये देखें कि अकीदा जो है आप उसके साथ कितने जुड़े और फिर आप उस अकीदे को दिल से किस तरह उस पर पूरा उतरते हैं। यानी आप ये बड़ा मेहनत का काम है और बड़ी मेहनत से तलब काम है और उस पर बड़ा फोकस भी आपको करना पड़ता है हर लफ्ज़ पे। और फिर जाहिर बात है जब इस मुबारक किताब का जिक्र आता है कुरान शरीफ का तो फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन आपने देखा कि वो करके दिखाया उन्होंने। और फिर समद अंजुम की मैं बात करूँगा कि कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी रिपोर्ट लेके आ जाते हैं और वो रिपोर्ट बड़ी मुनफरिद होती है और ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं तमाम नाज़रीन को भी हम दिखा देते हैं उनकी ये रिपोर्ट। तो मेरे ख्याल में रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। और फिर अगर हम अकीदे की बात करें, अकायद जितने भी हैं, लेकिन अगर आप देखें आप उस तरीके से इन सारी चीज़ों को ले आते हैं और कोशिश होती है कि पूरी दुनिया को दिखाया जाए। यानी ये मोहब्बत का एक मोहब्बत के ज़रिए एक ऐसा पैगाम आप देते हैं कि आपकी कोशिश होती है कि जितने लोग दूर हैं नहीं जुड़ पाते वो चाहे स्क्रीन पे जुड़ जाएं या कहीं ना कहीं आके दीदार करके एक एक लफ्ज़ और उसका एक तर्जुमा सीख के वो तर्जुमा ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा काविश है। मेरे जितने भी उसमें टीचर थे, जितने कारी साहिबान थे, जितने मौलाना साहिबान थे, उन सब खराज तहसीन है उनको पेश करते हैं क्योंकि जाहिर बात है बड़ा मुश्किल काम है जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त। एक और अहम बात यह कि वो अपने बच्चों को ये सिखाते भी हैं और बच्चे जो हैं वो इतनी तगदो और मेहनत के बाद, कोशिश के बाद अपनी मोहब्बत का, अक़ीदत का इजहार इस अंदाज में करते हैं कि वो चीज़ खबर बन जाती है और फिर अब्दुल समद जो है वो खबर हम तक पहुंचाते हैं तो उनको भी क्रेडिट जाता है। बट ऑल दो हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमेशा मैं कहती हूँ किताब से बेहतर कोई रफ़ीक नहीं, लेकिन किताब दोस्ती के लिए हमारा ये सेगमेंट जिसे हम बुक रिव्यू कहते हैं, जिसके लिए हमेशा की तरह हमारे साथ अहमद हमाद साहब मौजूद होते हैं। आज भी मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हरमीत, आज की किताब जो है वो है नो लॉन्गर एट ईज। जब इसका तर्जुमा किया गया तो इसे कहा गया कि जहन्नुम जागता रहता है। आपने पढ़ी है किताब? पाजी, वैसे किताब की अगर बात की जाए सुहा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे माशरे में हो रही हैं। अगर एक ईमानदारी की बात की जाए, बेईमानी की बात की जाए, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं। अबाद भाजी, आपसे जानना चाहेंगे, इसमें बड़े मसाइल हैं, माशरती मसाइल बहुत है और फिर एक शख्स जो जूझता रहता है इन सारी चीजों से। हम चाहते हैं कि आप डिटेल में बताएं इस हवाले से। जी, पहली बात तो ये है कि आज हमने इस नावल को मुंतखब ही इसलिए किया कि इसका ताल्लुक पाकिस्तानी मुआशरे के साथ बहुत ज्यादा है, यानी हम रिलेट कर पाते हैं। पाकिस्तान भी उसी तरह बरतानिया की कॉलोनी रही जैसे नाइजीरिया रहा। पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, फिर नाइजीरिया भी आज़ाद हुआ। पाकिस्तान के लोगों की आज भी ख्वाहिश है कि बाहर जाके पढ़ें, बाबू बन के वापस आएँ और यहाँ पे अच्छी आला ओहदे पे फायज़ हों। इसका हीरो भी इसी तरह ही है। सारी कम्युनिटी पैसे इकट्ठे करके इसकी फ़ीस देती है ताकि यूके जाके पढ़े। इसको लॉ पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये लिटरेचर पढ़ के वापस आ जाता है। अच्छा। थोड़ी सी मायूसी तो ये वाली होती है। उसके बाद ये होता है कि इसको एक अच्छी नौकरी मिल जाती है स्कॉलरशिप बोर्ड में। ये बोर्ड वो होता है जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है। अब जैसे ही इसको बहुत बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी में नौकरी मिल जाती है तो साथ ही नाइजीरिया की सोसाइटी में लोग इसको रिश्वत ऑफर करने के लिए भागे भागे पूछते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो एक लड़का आगे कहता है कि मेरी बहन को स्कॉलरशिप दे दो तो मैं इतने पैसे दूंगा, तो वो रिजेक्ट कर देता है हीरो, क्योंकि पीछे जो उसका वालिद है वो बड़ा कट्टर मजहबी आदमी है और उसने बड़ी अच्छी तरबियत की होती है इसकी। अब जब ये यूके पढ़ने गया होता है उस दौरान में उसकी एक दोस्ती भी हो जाती है एक लड़की से और वो लोअर कास्ट की है, ये अपर क्लास का है। तो यहाँ पे एक और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो हरमीत, आप जानते हैं कि स्टोरी टेलिंग में बुनियादी चीज़ होती है कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो हम कहते हैं कि वो कहानी नहीं है, मजमून हो सकता है, नहीं कहानी हो ही नहीं सकती। कहानी की बैकबोन कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसमें कई लेवल के कॉन्फ्लिक्ट हैं, गुड और बैड का कॉन्फ्लिक्ट है, जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, सोसाइटल
कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास का कॉन्फ्लिक्ट है और अंदर का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको हम कहते हैं कि अब हमारे अंदर अपनी ही जंग है कि हमारे अंदर ही शैतान भी है, हमारे अंदर ही रहमान भी है। इन दोनों की एक कशमकश है। तो बड़े अच्छे तरीके से चिनवा अचेबे ने इस नावल में इस नावल को बुना और हमारे सामने रखा और ऐसे लगता है कि जैसे तमाम तरक्की पजीर मुल्कों की ये कहानी है। अच्छा, अफ्रीकी नावल निगार जो हैं ऑब्वियसली आलमी शोहरत याफ्ता ये नावल है, लेकिन अगर हम क्लाइमेक्स की बात करें, हमेशा मैं सवाल आपसे करती हूँ वो इसलिए बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आवाम अगर इसको पढ़ने का इंतखाब करे तो सोचे कि हमें इसका क्रक्स क्या मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे में है, फिर भी इंतखाब हमारा अपना है, ये सही रास्ता है गलत है, वी हैव टू चूज़ बाय आवरसेल्फ। इसमें एंड में क्या बताया गया? एंड में यही है कि जब इसको आला लाइफस्टाइल के साथ मुतारफ़ ये हो जाता है हीरो, तो अब ये चाहता है कि अपनी कम्युनिटी से हट के ज़रा ऊंचा लगे। बाबू उसके लिए उसको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत है, कार भी खरीद लेता है, शहर में भी रहता है, क्लबिंग भी करता है, बहुत कुछ करता है, जिसकी वजह से उसको अपनी अर्निंग जो है वो कम पड़ जाती है और वो रिश्वत लेने पे बिल आखिर आमादा हो जाता है और अपने आप के साथ कह रहा है कि बस जिंदगी में एक दफ़ा ये आखिरी दफ़ा होगी रिश्वत। और हर दफ़ा कहता है कि आखिरी दफ़ा, नहीं एक ही दफ़ा लेता है और आखिरी दफ़ा कहता है कि ये बस पहली और आखिरी दफ़ा रिश्वत लेने जा रहा हूँ। दरअसल जिस बंदे से वो रिश्वत लेता है वो एक स्टिंग ऑपरेशन होता है और वो वहीं पे पकड़ा जाता है और उसको जेल हो जाती है। तो ये इसका क्लाइमैक्स है और उसके बाद आखिर एक और चीज जो क्लाइमैक्स की आपने बात की, किरदारों की बात की और फिर ऊंच नीच और जैसे हमारा और नाइजीरिया, अल्लाह माफ करे, युगांडा के साथ हमारे मामला सेट हो रहे हैं। भाजी आपसे जानना चाहेंगे इसमें जो तर्जुमा होता है, और तर्जुमे की अगर बात की जाए तो बहुत सारे तर्जुमे आए तो उस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की है। ऐसे में इंतखाब जब किया जाता है ऐसी किताबों का जिसमें तर्जुमा जुबानों से अल्फाज का जो है इस जुबान में तर्जुमा करना बड़ा मुश्किल काम है, क्या लगता है ये जो तर्जुमे में इंतखाब कोई अगर रीडर करता है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात है हरमीत, आपने बड़ा अच्छा किया। असल में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आम आदमी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो किताब असल ज़ुबान में लिखी गई थी वो असल ज़ुबान में कितनी हिट हुई। अब ये अचेबे जो है इसकी ये जो नावल है ये 3 नावल्स पे मबनी एक ट्राइलॉजी है। ट्राइलॉजी हम उसको कहते हैं जो आप 3 हिस्सों में कोई एक बात करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका नावल था थिंग्स फॉल अपार्ट, ये बड़ा मशहूर पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान में भी सिलेबस का हिस्सा है थिंग्स फॉल अपार्ट। उसके बाद एरोज ऑफ गॉड है और उसके बाद ये वाला है नो लॉन्गर एट ईज। इन तीनों नॉवेल्स को इकट्ठा पढ़ना चाहिए। अब वो जो सबसे पहला था थिंग्स फॉल अपार्ट, इसने पूरी दुनिया में अचेबे को मशहूर कर दिया, इसी वजह से ये आलमी शोहरत याफ्ता नावल निगार कहलाता है। तो लोग अलर्ट हुए कि अच्छा यार ऐसी इसमें क्या चीज़ है, पढ़ें तो सही। जो उर्दू दान तबका था उनकी भी डिमांड आई कि इसको तर्जुमा कर लें। तो जो तर्जुमा पढ़ने वाला आदमी है, जो आपका सवाल था कि वो किस बुनियाद पे मुंतखब करे कि किस चीज़ का तर्जुमा पढ़ना चाहिए, तो पहले देख ले कि जब असल ज़ुबान में उसने किस हद तक कामयाबी हासिल की। जब हमने लास्ट टाइम हमने देखा था पहले 5 साल में 50 लाख कॉपियां जिस किताब की बिकी हैं उसको क्यों ना हम उर्दू में ट्रांसलेट करें। एक और बात अहमद साहब जो आप कर रहे हैं, जो मैंने आपकी तमाम से कॉन्वर्सेशन से अखज़ की है, वो ये कि ये हमारा मुआशरती मसला है। कोई इसमें दो राय नहीं कि रिश्वत खोरी जो है वो ऐसा मुआशरे का नासूर है जिस पर काम करने की हम सब कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन एक्सक्यूज़ क्या आता है अरमीत, अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें या जो भी लोग होते हैं कि घर में बच्चे हैं, बीवी हैं, उनके मुतालबात हैं, पूरे करने हैं, बट ऑल दो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप किसी चीज़ पर काम कर सकते हैं। ये किताब भी आपको हो सकता है कि राह रास्त पे ले आए या एटलीस्ट आपको ये रियलाइज़ करा दे कि काम जो भी है वो गलत है, उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ भी वैलिड नहीं होता। थैंक यू सो मच अहमद साहब फॉर बीइंग हियर। हमने क्विक ब्रेक, इस किताब को पढ़ने का ज़रूर सोचिएगा और पढ़िएगा भी, और फिर अपना रिव्यू हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अगर हम आज के दिन की मुनासबत से आपको बताएं तो प्रोग्राम में हरमीत चूँकि आज जुम्मे का दिन है और अगर एक दिन को तमाम दिनों में अफजल दिन करार दिया गया है तो आपको पता है इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। तो आज ख़ास तौर पर एहतमाम करें जुम्मे के दिन का, गुस्ल का एहतमाम करें, नमाज का एहतमाम करें, और कहा जाता है कि कोशिश ये करें ना सिर्फ खुद बल्कि घर में जो बच्चे हैं उनको आज के दिन ख़ास तौर पर इस चीज़ का सबक भी सिखाएँ कि आपने किस तरह से गुस्ल करना है, किस तरह से कुरान पाक पढ़ना है, किस तरह से एहतमाम करना है। मसाजिद अगर खुद जा रहे हैं तो बच्चों को भी साथ लेके जाएँ, और जो घर में ख़वातीन है वो अपनी बच्चियों को भी इस चीज़ की तरगीब ज़रूर दिलाएं। तो कोशिश ये करनी चाहिए आज के दिन, और मैं समझती हूँ कि आपको कैश भी करना चाहिए इस दिन को, क्योंकि अगर हम बात करें इस्लाम की तो ऐसा खूबसूरत और आसान तरीन दीन है जिसको हम मानना पड़ेगा हमें कि हमने अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन जितनी आसानी अपने लिए और अपने से मुंसलिक लोगों के लिए आप पैदा कर सकते हैं, उसके लिए 1001 चीज़ें इस दीन में जिसे हम इस्लाम कहते हैं इसमें मौजूद हैं। उस किताब में जिसे हम कुरान पाक कहते हैं उसमें मौजूद है। ज़िंदगी का हर मसला जिससे इस वक्त आप दो चार हैं
है, मुआशरती हर नासूर जिससे आप इस वक्त दो चार हैं, कोई भी मसला आपकी ज़वाजी ज़िंदगी का, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का और इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, हर चीज़ का हल मौजूद है, बशर्ते कि आप उसको एक्सप्लोर करें, उसको जानने की कोशिश करें। तो आज के दिन की मुनासबत से गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमने नात का खुसूसी एहतमाम किया है और नात पढ़ने के लिए हमारे साथ हाफिज़ नबील रज़ा कादरी सब मौजूद हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नबील, आपके आने का बेहद शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि खूबसूरत सी एक नात जो है वह हदिया करें और हमारे व्यूअर्स को सुनें। जी, मैं आगाज़ अहले बैत से पेश करता हूँ। ज़रूर। ज़रूर सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम देखें इंतखाब जो है, सो आपने देखा होगा कि इंतखाब का ये जो अमल है बड़ी कोशिश की जाती है। अगर हम देखें आपका जो इंतखाब होता है, नात को पढ़ना, किसी कलाम को पढ़ना, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा आप ध्यान देते हैं, ज़्यादा फोकस होता है? और दूसरी बात जो हम देखते हैं कि बहुत सारे नात खान जो खुद कलाम लिखते भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कलाम लिखते हैं जिससे कहीं ना कहीं दिल आज़ारी भी होती है। आप ये देखिए कि बॉलीवुड से ही जुड़े चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं आप मार्केट में देखते हैं, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और आपका इंतखाब कैसा होता है? और अगर आप नात तैयार करते हैं पढ़ने से पहले तो कितना टाइम लग जाता है भाई? अच्छा नबील, पूछना चाह रहे हैं उम्मीद के कि ऑब्वियसली जब आपने जैसे पहले बताया भी कि आप खुद भी कलाम माशाल्लाह लिखते हैं, तो उसके लिए कितनी तगदो करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कितना टाइम लगता है इस चीज़? बेसिकली ये तो मैं बात करूँगा, ये तो आमद जितना इश्क होगा। अगर बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि कलाम अल्हम्दुलिल्लाह सब भी लिखते हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ में कलम हो तो आप लिखना शुरू कर दें। ये इश्क है और ये दिल में उतरने वाली चीज़ है जो कि कलम के ज़रिए आपके कागज़ पर उतरती है। बिल्कुल ऐसे, ये जैसी आमद हो और आप बिल्कुल डूब में लिख रहे हो तो तब इसका मज़ा आता है। क्या खूबसूरत बात है। और दिल साफ़ हो तो भी ये सब कुछ होता है, और दिल में कुरान पाक और दिल में आपके इंसानियत के लिए दर्द हो तो ये चीज़ें खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाती हैं। आपका बेहद शुक्रिया। आपसे एक नात भी सुनेंगे, लेकिन उसे जाने से मतलब उनके पास जाने से पहले और उन पर नात सुनने से पहले आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे पीर को यानी सोमवार को, तो बीच में 2 दिन है और कोशिश करें कि इन 2 दिनों में ख़ास तौर पे अगर पूरे वीक में आप काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तगदो करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें और एहतमाम करें उन चीज़ों का जिससे आपको सुकून मिलता है, चाहे वो नमाज है, चाहे वो अगर आप घर वालों के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। आप सेहतमंद रहेंगे, तवाना रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो आपसे मुंसलिक लोग जो हैं वो आपसे खुशबाश रहेंगे। तो इसी पैगाम के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे पीर को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखिएगा।